नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। मुल्क में इन दिनों जो हालात हैं वो कई तरह के हैं। मुल्क के एक हिस्से में चुनाव है, यानी चुनाव तो कई हिस्सों में है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात है, उत्तराखंड में इंतखाबी अमल पूरा हो गया, गोवा में इंतखाबी अमल पूरा हो गया, पंजाब में इंतखाब होने हैं, मणिपुर में इंतखाब होने हैं और यूपी का तीसरा मरहला जो है वो होना है अब से 2 रोज के बाद, इतवार के दिन जो है वोटिंग होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जो चुनावी सियासत है उसी के इर्द गिर्द बहुत सारे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखें और चुनावों के पहले के हालात का मुशाहिदा करें, अभी से पहले जब कभी भी खास या कोई बड़ा चुनाव या इलेक्शन का वक्त रहता है तो किस तरह से उसके आसपास कई ऐसी खबरें, कई ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं, सामने आते हैं, जिनसे सीधे तौर पर जो समाज का जो मुख्तलिफ तबका है, समाज में रहने वाले अलग अलग लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, वो उनकी सोच पर सीधा उसका असर पड़ता है। तो क्या यह असर जब लोग वोटिंग के दौरान कतार में खड़े होते हैं तब भी रहता है? क्या जब वो ईवीएम का बटन दबाने वाले होते हैं तब भी रहता है? यह तो आपको खुद अपने से मुशाहिदा करना है। चूंकि ऐसा कहा जाता है कई बार कि जब कोई एक खास तरह की चीज, खास तरह का पैटर्न एक बार नहीं बार बार होने लगे, जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्शन के कुछ पहले जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमतों का गिर जाना, चुनाव खत्म होने के बाद कीमतों का बढ़ जाना, ऐसा 1-2 बार नहीं कई बार मुल्क में होता रहा है। अब हम आते हैं कि दरअसल मामला क्या है। एक तरफ तो कई तरह की दिक्कतें सामने हैं, लेकिन कर्नाटक में जो हालात इन दिनों चल रहे हैं एक कपड़े के टुकड़े को लेकर, यानी आपके सर पर कपड़े का टुकड़ा हो या ना हो, कपड़े का टुकड़ा ऐसा टुकड़ा जो आपके कंधों तक आता है वो हो या ना हो, अचानक ऐसी कुछ बात सामने आ गई जिसको लेकर पिछले तकरीबन हफ्ते 10 दिनों से तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसके हिमायत में भी कुछ लोग इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन स्कूलों में या कॉलेजों में जहां यह मामला सामने आया वहां पहले से ऐसा नहीं हो रहा था। बरसों से जो बच्ची वहां पढ़ रही थी, उसकी बड़ी बहन ने भी वहां पढ़ाई की, उसकी आंटी ने भी वहां पढ़ाई की, उन सब ने इस तरह से हिजाब का इस्तेमाल किया। जो करती रही हैं, जो नहीं करती हैं वो नहीं भी करती है। लेकिन अब कर्नाटक में एक नया मुद्दा सामने आ गया। वो मुद्दा यह है कि जब आपको याद होगा कि कर्नाटक के एक पीयू कॉलेज में, यानी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में, जब वहां पर मुस्कान नामी एक बच्ची का एक मामला आया था कि किस तरह से कुछ लड़कों ने, जिन्होंने अपने कंधे पर वो केसरी शॉल रखा हुआ था, उन्होंने उस लड़की की होटिंग की थी, उसके पीछे पीछे वो दौड़े थे। उसके बाद यह भी कहा गया था कि जो स्कूल का जो एक वो जो जगह थी जहां पर तिरंगा लहराया रहता है हमेशा, वहां पर कुछ लड़कों ने तिरंगे के हटाकर उस पर भगवा झंडा लहरा दिया था। कर्नाटक के वजीर यानी मिनिस्टर, उनका ऐसा एक बयान आया है कि जिस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो पहले नामुमकिन थी, चाहे वो राम मंदिर हो या जो चीजें हो, वैसे ही आने वाले 50 या 100 साल में हम तिरंगे की जगह भी भगवे को फहराएंगे, यह उनका कहना था। और इस बात को लेकर फिर एक नया तनाजा सामने आ गया, यहां तक कि कांग्रेस इस बात पर इतना भड़की कि कांग्रेस के मेंबर असेंबलीज जितने भी हैं उन लोगों ने कल रात भर असेंबली में वक्त गुजारा, धरना दिया, वहीं सोए और आज दिन में भी असेंबली में हंगामा होता रहा। अब कांग्रेस पूरी तरह से इसकी मुखालफत कर रही है, कह रही है कि जिस पार्टी ने मुल्क को आजाद करने में अपनी बेशबहा कुर्बानियां दी हैं वो भला इसे कैसे बर्दाश्त करती। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि हिजाब का जो भी मामला खड़ा किया गया, यह भी कर्नाटक में अमन शांति को सबोताज करने की एक साजिश है। इसकी वजह से कर्नाटक में डेवलपमेंटल वर्क रुक जाएंगे, इन्वेस्टर्स यहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ऐसी कई बातें कही हैं। तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि अब यह नया तनाजा हिजाब के बाद यह झंडा का तनाजा कहां से आ गया, इसके पीछे की क्या कुछ सोची समझी या कोई साजिश है या क्या है जैसा कांग्रेस कह रही है, और इससे असर क्या पड़ने वाला है। अगले आधे घंटे बने रहे हमारे साथ।
आपको हम बताया कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इस पूरे मौजू पर गुफ्तगू करने के। हमारे साथ होंगे सिराज खान, जो तर्जुमान है कांग्रेस की, असगर खान साहब होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और मुजम्मिल अहमद बाबू भी होंगे, बीजेपी के लीडर हैं, इससे पहले भी हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक रहे हैं, और सैयद असद अब्बास जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले मैं असद अब्बास साहब के पास आता हूं। आपको अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो आपका इस पर एक रिमार्क चाहूंगा कि ये जो हालात जो पैदा हो रहे हैं, ये हालात क्या बता रहे हैं? मैं कर्नाटक में 30 साल से ज्यादा रह चुका हूँ। यहाँ मेरा जन्म हुआ, मैं यहाँ पे पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यहाँ पे मैंने अपनी इल्म हासिल की। मैं खुद जर्नलिस्ट का एक डिग्री होल्डर रहा हूँ, मास्टर्स डिग्री किया हूँ, और कभी पिछले 30 साल में कभी भी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं थी। मेरी तमाम जो मुसलमान बहनें हैं वो अपना हिजाब कर रही थी स्कूल में, कॉलेज में, और उसके साथ मेरे सिख भाई अपना टर्बन पहन रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ हुई? मैं बता दूं कि मैंने पूरा लेंथ एंड ब्रेथ कर्नाटका में ट्रैवल कर चुका हूँ। उडुपी की बात है, ये चिकमंगलूर, कुंदापुर, मंड्या। उडुपी की जो एक स्कूल है, जनवरी 5 को वहां पे ये जो मसला है वो शुरू हुआ। वहां पे आलिया सैयदा जरफा जो कि पिटिशनर्स है, उन्होंने खुद स्कूल की एडमिशन रूल बुक उठा के दिखाई और कहा कि यूनिफॉर्म तो हम सब पहन रहे हैं। यूनिफॉर्म की उसी किताब में, स्कूल की प्रोस्पेक्टस बुक में क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि आपका हेड स्कार्फ यूनिफॉर्म के साथ मैच होना चाहिए। अगर आप मैच्ड हेड स्कार्फ पहन रहे हैं तो ये अलाउड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेरी बहनें वहां पे 2 साल से पहन रही हैं, कोई भी दिक्कत के बिना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल सियासी है। कर्नाटक इलेक्शन सिर्फ 1 साल दूर है, उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ की जो हुकूमत है, भाजपा की हुकूमत, उनको पोलराइज करना है। मैं हालांकि बता दूं, मैं खुद एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट में पढ़ा हूं। वहां पे हमें जीसस क्राइस्ट का होली प्रेयर बताया जाता था। उसी के साथ जहां पे डिग्री कॉलेज में पढ़ा हूं, जैन कॉलेज, जैन यूनिवर्सिटी में, जहां पे हमें गायत्री मंत्र सिखाया गया था। किसी को कोई भी किसी तरह की तकलीफ नहीं थी। मेरा सवाल यह है, अभी भाजपा की हुकूमत को तकलीफ क्या है? क्या आपका सियासत, ये आपका इलेक्शन जीतना हिंदू मुस्लिम भाइयों को दूरी लाना है? यह सवाल मैं करना चाहूंगा। उसके साथ साथ आखिर बात, और मैं खत्म करता हूं जनाब, कि हमें यह समझना चाहिए कि अभी हो क्या रहा है। इंटरिम रिलीफ ऑर्डर जो आया है, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के अंडर जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनके लिए है। लेकिन यहां पे हम कर्नाटक में देते हैं कि ब्लैंकेट बैन हो चुका है। वो स्कूल्स और कॉलेजेस जो सीडीसी के अंदर नहीं आते, उनपे भी आपने ये ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं आप, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जी। ये बता दूं कि कंप्लीट हमारी मुसलमान बहनों के अगेंस्ट है, ताकि वो ना बढ़े। ये लोग, भाजपा के लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। क्या यही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? और आप ऑप्शन क्यों देते हैं जब हमारी बहनें हिजाब भी कर सकते हैं और किताब भी कर सकते हैं? और आप लोग होते कौन हो? हमारे साथ हमारा संविधान है। ठीक है, मैं एक बात यहां पर सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ हो रहा है, इसके वजह कर इसका नुकसान क्या हो रहा है, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। एक, जैसा आपने बताया कि सीबीसी के तहत जो कॉलेजेस या स्कूल्स आते हैं उनको लेकर यह मामला था, लेकिन ऐसे तमाम सरकारी जूनियर कॉलेजों में, यहां तक कि हाई स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल में भी बच्चियों को रोका जाने लगा। उन्हें कहा जाने लगा कि आप स्कार्फ उतारे तभी स्कूल में आप आए, और नहीं तो आप वापस चले जाओ। और कई ऐसे मामलों में बच्चियां घरों को वापस भी चली गई। और ऐसा भी एक मामला सामने आया है कि न सिर्फ बच्चियां वापस जा रही हैं, बल्कि एक जो लेक्चरर हैं उन्हें भी वापस जाना पड़ा। चूंकि लेक्चरर साहिबा से जो 3 सालों से पढ़ा रही थी, उन्हें यह कहा, वो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उन्हें यह कहा गया प्रिंसिपल ने उनके कि आप स्कार्फ उतारें या ये जो हिजाब है उतारें, और इसीलिए तब आप पढ़ाई करा सकती हैं, वरना आप नहीं करा सकती। चूंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने हवाला दिया, जो इंटरिम ऑर्डर है, उन्होंने ये कहा कि मैं अगर एक बार हिजाब उतार लेती हूं तो ये ऐसा है जैसे मेरी जो सेल्फ रेस्पेक्ट, उसको एक बहुत जबरदस्त एक चोट पहुंचेगी, मैं ऐसा कर नहीं सकती, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैं वो बयान आपको सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने किन हालात में ये बयान दिया है कि क्यों उन्होंने रिजाइन किया। एक छोटा सा बयान है, सुनते हैं। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಂದಿನಿ.
ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ JNPU ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಕರೆದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಂತೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತೌಟ್ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು तो जो लेक्चरर साहिबा थी उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी कि हिजाब हटाऊं और फिर पढ़ाऊं. मैं पिछले कई बरसों से इसी तरह आती रही हूं. आज अचानक ऐसा क्या हो गया है और ये मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बिल्कुल मेरे ऊपर काफी एक गराह गुजर रहा था. मैं नहीं कर पाया. हमारे साथ शिराज साहिबा भी मौजूद है. मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि वो क्या कहते हैं इस पर. आपका इस पर क्या रद्द अमल है? क्या आप भी, मैं देख रहा हूं कि आपने भी जो है हिजाब लगा रखा है, लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा जब सामना करना पड़े ऐसी किसी मुतालबे का कि आप ये हिजाब उतार लें फिर आप कहीं शामिल हो या कहीं जाएं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ये जो हिजाब का मसला आज देश भर में या दुनिया भर का मुद्दा बन चुका है. जी हाँ, बोले सुन रहे हैं जी. सर जी, बात दरअसल ये है कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसकी इजाजत देता है कि आप रिलीजियस प्रैक्टिस का प्रोपोगेशन कर सकते हैं. इट इज अवर फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 25 में ये क्लियरली मेंशन है. बट उसके बावजूद भी अगर आज इतनी हनातानी हो रही है सर. आज मैंने एक नया वीडियो देखा है कि कुछ लड़कियों को हॉल टिकट लेने के लिए कर्नाटक में कॉलेज में जाने से रोके, यानी कि पुलिस की निगरानी में उनसे बुर्के उतारने की बात हो रही है या वापस चले जाने की बात हो रही है. तो ऐसा अगर चलते रहा तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या मर्यादा या क्या दायरे की हम बात कर सकते हैं सर. और दूसरी तरफ हिजाब, इट इज नॉट जस्ट ए ड्रेस कोड, इट इज वेरी मच एसेंशियल एज ए पार्ट ऑफ द इस्लाम. So it is highly impossible to remove the scarves of the veils at any cost. जी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है और ये जो है मजहब का एक जो है बहुत जरूरी अमल है जिसे हमें पूरा करना है. आप ये कह रही हैं. असगर खान साहब मौजूद हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के. असगर खान साहब, एक नहीं कई तालिबा और कई बच्चे, कई मतलब लोग जो जानते हैं कि हमारा राइट क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या हकूक दिए हैं, इतना वाज़ेह है, उसके बावजूद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर कानूनी पेचीदगियां क्या हैं? क्यों बच्चियों को हर दिन इसका सामना करना पड़ रहा है कि वो तैयार होकर स्कूल जा रही हैं, उन्हें लौटना पड़ रहा है, तैयार होकर स्कूल जा रही है, उन्हें लौटना पड़ रहा है. एक वीडियो तो ऐसा भी देखा कि प्रिंसिपल साहब जो है वो कह रहे हैं पुलिस से कि इन बच्चों के खिलाफ FIR कीजिए. वो बच्चियां महज 13-14 साल की हैं और प्रिंसिपल कह रहे हैं कि पुलिस वाले को कि इनके खिलाफ FIR कीजिए. ये ऐसा माहौल क्यों आ गया, थी पेचीदगी क्यों है? और जब सब कुछ वाजे है, कई प्रेसिडेंट्स हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, फिर भी कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर किस तरह से गौर हो रहा है, कितना वक्त लग रहा है? देखिए, मैं क्या कहूं इस पर. कभी हंसी आती है, कभी गुस्सा आता है और कभी कभी बड़ा अफसोस होता है. सवाल इस बात का है कि ये इशू क्या है. बच्चियां जी, चाहे बड़े हों या बच्चे हों, वो कह क्या रहे हैं? अपने जिस्म को ढाकने के लिए कह रहे हैं, जिस्म की नुमाइश करने को नहीं कह रहे हैं. कितने अफसोस की बात है. जिस मुल्क के कल्चर पे हम फख्र करते हैं, गंगा जमनी तहजीब पर फख्र करते हैं जी, अपने मुल्क की हर चीज पर जिस पे हम फख्र करते हैं, उसका कल्चर ये हो गया है कि बरहना रहने के लिए जिद कर रहे हैं हमारे बड़े. उस स्कूल का प्रिंसिपल, उन लड़कियों को चाहिए कि वो फौरन उसके खिलाफ रिपोर्ट करे और FIR उस प्रिंसिपल के खिलाफ होनी चाहिए. बल्कि और लोगों को, और हम खुद भी इस बात पर गौर करेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी तौर पर. अब सवाल यह है कि कानून क्या कहता है. मेरी समझ में ये नहीं आता. 3 चीजें हैं. एक तो हमारा माशरा है, एक हमारा मजहब है, एक हमारे मुल्क का कानून है.
हमारे मुल्क का कानून यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या हमें इस बात की इजाजत देता है या नहीं देता है कि हम अपने अपने मजहबों की पैरोकारी करें? आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल साफ तौर पर इस बात को कहा गया है, तमाम लोगों को इस बात की इजाजत है और आजादी है कि वो अपने अपने मजहबों की पैरोकारी करें। इसी तरीके से आर्टिकल 19 क्लास 1 में एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, कि भाई हम जैसा चाहे वैसे हम पहन सकते हैं। हाँ, अगर आपने पहले तो ड्रेस का मतलब क्या है? ड्रेस का मतलब किसी स्कूल के ये है कि भाई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, सब एक से नजर आए, गरीब हो अमीर हो सब। अब उसमें अगर ड्रेस की एहतियात रखते हुए उस कलर का अगर स्कार्फ पहना गया, अपने जिस्म, भाई हमारे मजहब में है बाल छुपाना, स्कार्फ लगाना। असगर साहब मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं और मैंने बताया कि कई तालिबात जो है इसको लेकर प्रोटेस्ट के दौरान ये बातें कह रही हैं कि उन्हें ये चीजें पता हैं। अच्छा, शराज साहब कुछ कहना चाहती हैं? शराज खान साहब, तर्जुमान कांग्रेस, मैं आपके पास आ रहा हूं। असगर साहब एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूं। शराज साहब बोलिए जी। देखिए जी, बात बहुत अहम है कि इंटरिम ऑर्डर की जरूरत ही क्या थी सर? जब इंटरिम ऑर्डर अगर पहली मर्तबा जब जारी किया गया था तो कोर्ट ये कह सकती थी कि आपको इजाजत है कि आप जैसे ही जिस एतबार से आप स्कूल या कॉलेजेस आ रही थी, तमाम तलेबा का वही स्टेटस को में आने की इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि मामला जब कोर्ट तक पहुंच गया है, हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही है सर, तो ये लोगों को रोकने की वजह क्या है? मुझे तो समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे भाजपा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश कर रही है। ना तो ये ड्रेस कोड की बात है, ना ही ये यूनिफॉर्म की बात है। यही भाजपा का मंशा मुझे नजर आ रहा है सर। इस तरीके से स्टूडेंट पे हरासी नहीं करना, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, एजुकेशन डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाना और कर्नाटक का एजुकेशन मिनिस्टर की कोई ऐसी बयान नहीं आना कि किस तरफ हमारे देश को या हमारे स्टूडेंट्स को तलबा के फ्यूचर को लेके जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन खुद ये सरकार कर रही है। When there is the right of religion to wear the hijab and get practice into their own religions, so ये कैसे पॉसिबल होता है सर? आप मुझे बताइए। सरकार खुद फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है। आप गौर करिए सर, बहुत सारे ऐसे एक्ट हमारे पास है कि जो कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी के भी पहनने पर, रहने पर और खाने पर बात हो सकती है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, इसी चीज को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सैयद असद अब्बास साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन असगर खान साहब जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और हमारे साथ बीजेपी के लीडर भी जुड़ चुके हैं, बाबू खान साहब, मैं उनके पास भी जाऊंगा, मुजम्मिल अहमद उर्फ बाबू। लेकिन असगर साहब, मेरा आपसे सवाल यही था कि एक तो जो इंटरिम ऑर्डर है, क्या उससे मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है? और क्या इंटरिम ऑर्डर इस तरह का होना चाहिए जैसा शराज साहबा सवाल कर रही हैं कि जो चीज पहले से प्रैक्टिस में थी उसको एज इट इज रखकर, स्टेटस को रख के फिर फैसले की बात हो सकती थी? ये तो अभी उस चीज को लागू किया जा रहा है जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, एक तो ये कि वो इंटरिम ऑर्डर है, उस पर अभी वो कोई फाइनल फैसला नहीं है, और अगर ये कोर्ट अगर फाइनल फैसला दे भी दे तब भी वो फाइनल फैसला नहीं है, क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाकी है। हम कोर्ट के किसी फैसले का भी एहतराम करेंगे, इसके लिए वी आर बाउंड, लेकिन हम उस फैसले से संतुष्ट है या नहीं है इसके लिए पूरी गुंजाइश है। अगर हम किसी भी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हम आगे जा सकते हैं। तो अभी वो फाइनल फैसला है ही नहीं। ये अगर उन्होंने इंटरिम फैसला ये दे भी दिया है कि सब हिजाब पर, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। एक बार बार हमसे आपकी डिबेट में भी कहते हैं कि हिजाब जरूरी है, किताब जरूरी है। मेरा सवाल यह है कि अगर हिजाब और किताब दोनों जरूरी हो तो क्या आपके ऊपर फर्क पड़ता है? और एक एग्जाम्पल है कि अगर एक क्लास में एक लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी है, टॉप पर है, और वो हिजाब लगाती है, और एक बच्ची उसी क्लास में बिल्कुल पढ़ाई में जीरो है और वो हिजाब नहीं लगाती है, मैं सवाल करता हूं लोगों से कि आप किसको तरजीह देंगे? ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे हैं, मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से मुल्क के कोने कोने को, एयरपोर्ट्स को, रेलवे को, तमाम चीजों को, इंश्योरेंस को, सबको, होटलों को बेच दिया गया, उसी ताकि हम निशानदेही ना कर सकें, हम इन पर उंगलियां ना उठा सकें। और उसके दो पहलू हैं,
एक इलेक्शन हमेशा सिर पे कहीं ना कहीं रहते हैं, आज भी कई स्टेट पे है, यूपी वगैरह में चल रहे हैं, तो अपना वोट पोलराइज कर सकें। इनके पास सिर्फ एक कम्युनल कार्ड है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। अभी तक तारीख गवाह है, इस बात पे खूब बहस की जा सकती है कि 2014 से लेके अब तक हिंदुस्तान की 80% चीजों को भेज दिया गया। हम और आप मीडिया भी उनसे सवाल ना कर सकें, इसलिए हर रोज कोई नया मुद्दा लाकर खड़े करते हैं। असगर साहब, मैं एक सवाल आपसे और करूंगा छोटा सा। इंतजार हाई कोर्ट के फैसले का हो रहा है, और ये जो इंटरिम ऑर्डर है इससे मिस इंटरप्रिटेशन बढ़ गया है, बच्चियों के सामने मुश्किलात बढ़ गई हैं। ये इंतजार कब तक करना पड़ेगा? एक सवाल है, आप कानून के माहिर हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, माशरे को इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। जो सही है, अगर मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है किसी भी चीज का, तो जो सही कदम है वो उठाना चाहिए। अगर स्कार्फ लगा के जाना है तो जाएं, ड्रेस का ध्यान रखते हुए बिल्कुल जाना चाहिए, स्कार्फ लगा के जाएं। लेकिन एंट्री नहीं मिल रही है ना, स्कूलों से वापस भेजा जा रहा है। अगर एंट्री नहीं मिल रही है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है। जो प्रिंसिपल कह रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए, उन बच्चों को चाहिए, उनके बड़ों को। मुजम्मिल अहमद साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं अब्बास साहब जरा सवाल वेट कर लीजिए। मुजम्मिल अहमद बाबू तर्जुमान बीजेपी के लीडर हैं। मुजम्मिल साहब, मेरा सवाल यह है, हमने इस पर पहले भी बात की, आप हमारे साथ मौजूद थे, अब आप क्या कहेंगे? अभी देखिए, एक लेक्चरर ने, उन्होंने 3 साल से पढ़ाने जा रही थी हिजाब में, उनको वापस वहां कहा गया कि आप हिजाब ना कीजिए, प्रिंसिपल ने मना किया, तो चांदनी नाम की वो गेस्ट लेक्चरर थी तुमकुर में, जैन PU कॉलेज में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुजम्मिल बाबू साहब, कितने इस्तीफे चाहिए आपको? बीजेपी की सरकार को कितने इस्तीफे चाहिए? कितनी बच्चियों के स्कूल जाने से वो रोकना चाहते हैं? नहीं जी, नहीं, ये चीज जो बोल रहे हैं मामला कोर्ट में है। मैं वकील साहब की बात से पूरा सहमत हूं कि इससे जो है ये इंटरिम ऑर्डर है, ये इसके बाद में जो है SLP भी जो है सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। ये जो वकील साहब जो जितना भी बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं। शिराज साहब को बोलने दे जरा। शिराज साहब रुक जाइए। मुजम्मिल साहब बोलिए। इंटरिम ऑर्डर जो मिस इंटरप्रेट करे ना, इसके लिए बाकायदा हम तहरीरी कंप्लेंट दे सकते ना। आपने दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने दिया, आपने कोशिश की उसके लिए। भाई आप मुझे बताइए, आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं पार्टी में? सुनो, आप अपनी पार्टी में किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? देखिए, हम माइनॉरिटी, तो फिर आपने क्यों नहीं कदम उठाया? करें ना, आपने कदम उठाया क्या, ये पूछ रहा हूं आपसे मैं। हम पर्सनल जाते। अभी आप ही से सुन रहे हैं हम लोग, हम आप ही से सुन रहे हैं स्कूल में जुल्म हो रहा बोल के। क्यों आपको बाद में पता चलती है चीजें? बनता भी आके हमारे, आपको ये तमाम चीजें बाद में क्यों पता चलती है? आप कर्नाटक से बाहर रहते हैं। नहीं, मुझे वैसे ही, मुझे क्या है, देखो मैं देखो कर्नाटक में रहता हूं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मुझे हर एक चीज का इल्म हो। अच्छा, आपको इस बात का इल्म नहीं है कि तुमकुरू में एक गेस्ट लेक्चरर को इस्तीफा देना पड़ गया? कल ही नहीं, सुनिए, कल ही मैं जाऊंगा और जाके डायरेक्ट CM से बात करूंगा और ये तुमकुर का हवाला देके बात करूंगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। आजम साहब जी, आप बोलिए ऐसा साहब। मुजम्मिल साहब से कहिए अपने CM से बात करें, तो ये भी बात करें कि असेंबली हाउस और पार्लियामेंट हाउस का ड्रेस गेरू कपड़े नहीं है। नेताओं के कई पूरे हिंदुस्तान में, अगर वहां जब ड्रेस की बात हो रही है तो आप भी ड्रेस में जाइए ना। असेंबली हाउस में आप गेरू कपड़े पहन के जाते हैं, पार्लियामेंट में गेरू कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो जाइए नेताओं। अच्छा, एक मिनट, अब तो मैं जो बात कर रहा था, अब तो बात एक कदम आगे बढ़ चुकी है। हमेशा हमारे ऊपर कहा जाता है, हमने कभी नहीं कहा कि सरदार लोग पगड़ी ना लगाएं, हमने कभी नहीं कहा कि सरदार लोग किरपान रख के स्कूल ना जाए, जबकि ये कानूनी जुर्म है। लेकिन हम कहते हैं ठीक है, सही है, इसलिए सही है कि उनके मजहब में है, इसलिए सबके मजहब का एहतराम करो। हमारा मजहब तो ये कहता है। लेकिन अब बेचारे मुजम्मिल साहब करें तो क्या करें? इनको वक्त पे खबर ही नहीं मिल पाती, इनको जानकारी मिल नहीं पाती है, बेचारे क्या करेंगे? देखिए, ये बात जो है हमारे कुरान में ही वाज़ेह है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हर एक को उनका दिन प्यारा है, हर एक मजहब को हमें एहतराम करना है। तो मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं, जो असद साहब ने कहा कि हमें अपने इस पे कायम रहना है। जो बच्चियां कह रही हैं कि हम स्कूल में अगर दाखिला नहीं मिलेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे उन लेक्चर साहबा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। नहीं, सवाल
अच्छा एक मिनट असद अब्बास साहब के पास जा रहा हूं, प्लीज आप लोग खामोश रहिए। असद अब्बास साहब, सवाल अब यह भी है, बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा है कि आने वाले सालों में तिरंगा हटा के हम भगवा लहराएंगे, जवाब दीजिएगा प्लीज, रिमार्क। देखिए भाजपा की इतना जुल्म हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं आपको, यहाँ के लीडर कहते हैं कि अगर आपको हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान जाएं। क्यों जाएं हम पाकिस्तान को? मुजम्मिल साहब आप बताइए, क्यों जाएं पाकिस्तान को? ये हमारा मुल्क है, हमारे रसूल फरमाते हैं कि हुब्बुल वतन, लव फॉर द कंट्री, लिव फॉर द कंट्री, डाई फॉर द कंट्री। मुझे खत्म करने दीजिए, सुनिए जनाब, मैं आपको सुन रहा था, अभी मुझे सुनिए और खत्म करने दीजिए। एंकर साहब उनके कृपया करके सुनने के लिए सुनिए अभी। अरे आपके जो लीडर हैं उनको ये तक नहीं पता कि पाकिस्तान का संविधान क्या है, अफगानिस्तान। अरे सुनिए जनाब, एक मिनट मुजम्मिल साहब थोड़ा सा रुक जाएं प्लीज, आपका बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए डिबेट में, थोड़ी सी ताखिर हो गई थी। अब्बास साहब जल्दी बोलिएगा। देखिए हाँ, जो रेवेन्यू मिनिस्टर है यहाँ के आर अशोक, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, यहाँ पे वैसे हिजाब यहाँ पे अलाउ करेंगे नहीं। अरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो थियोक्रेसी है, थोड़ा पढ़कर आइए जनाब, रिलीजन रूल स्टेट है, इंडिया डेमोक्रेसी है। यही नहीं, आरिफ मोहम्मद खान जो भाजपा के गवर्नर है केरला के, वो कहते हैं कि रिग्रेसिव है। अरे हिजाब करना कहां रिग्रेसिव है? सुधा मूर्ति, जो नारायण मूर्ति इंफोसिस के चेयरमैन की जो पत्नी, उन्होंने खुद कहा है कि एक महिला साड़ी पहने, बुर्का पहने, हिजाब पहने प्रोग्रेसिव है। रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव अपनी सोच में है, जो पहनने से नहीं। अगर कोई बच्ची मुसलमान बहन अगर यूनिफॉर्म के साथ हेडस्कार्फ पहन ले तो कहां पे प्रोग्रेसिव, कहां पे रिग्रेसिव? क्योंकि यही बच्चियां रैंक होल्डर्स हैं, स्टेट होल्डर्स हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अलाउ किया है, नाइकी जो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मैं अदा करना चाहूंगा, आपने अपना वक्त निकाला। मुजम्मिल साहब ने भी बारहा कहा है कि जो चीजें गलत हैं उसे वो गलत कह रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ कहने से नहीं। तो मुजम्मिल साहब, आप माइनॉरिटी फ्रंट को, आप माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी में, कुछ तो कीजिए, लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब जो कर्नाटक की लड़ाई वहां चली है, वो हिजाब से आगे बढ़ते हुए अब वो झंडे पर आ गई है कि तिरंगा हटाएंगे, भगवा लहराएंगे। ये बीजेपी के मिनिस्टर का बयान, इसके खिलाफ असेंबली में लगातार हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के जो मेंबर असेंबली वो धरना दे रहे हैं और सेडेशन चार्ज ऐश्वर्या के खिलाफ लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। अब ये लड़ाई आगे कहां तक जाती है, इस पर मुजम्मिल साहब लेट से मैं इनसे पूछ नहीं पाया कि ये आपकी पार्टी का हदफ कब से हो गया। बहरहाल फिर कभी बात होगी। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।